India is not just fighting on two fronts, it's fighting on two and a half, China and Pakistan. Senator Burr went on to say if Saudi Arabia is not willing to truly help, then there ought to be some type of ramification. सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? Following the Uri terror attack, India conducted publicly acknowledged cross-border surgical strike on terror launchpads. बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में लोगों से मिलने जुलने की मुहिम शुरू की है। You can do one Mumbai, you may lose one. 8 साल पहले भारत की सुरक्षा रणनीति अक्सर प्रतिक्रियावादी हुआ करती थी। हम हमलों का इंतजार करते थे, फिर जवाब देते थे। लेकिन आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक पूरी तरह से नए मुकाम पर है। दुश्मन कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है और भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इस कायापलट के पीछे एक ही नाम है, अजीत डोभाल। वो नाम जो भारत के दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ने पर्दे के पीछे रहकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया है। हम देखेंगे कि क्या है डोभाल डॉक्ट्रिन और कैसे उनके नेतृत्व में भारत ने अपने सबसे मुश्किल दुश्मनों को धूल चटाई है। देखिए, अजीत डोभाल सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो भारत के एक ऐसे स्पाई मास्टर है जिनकी कहानियां किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर और अब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डोभाल जी का करियर इतने दशकों तक भारत के संघर्ष क्षेत्रों और इंटेलिजेंस गलियारों में डूबा रहा है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में की और बहुत जल्द एक ऑपरेशनल मैन के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनके फील्ड के कारनामे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। टेंपल में 15 लोगों की एक ऐसी टुकड़ी थी जो देखने में तो खालिस्तानी ही लग रहे थे, लेकिन वे असल में इंटेलिजेंस के ही लोग थे और इन्हीं 15 में से एक थे अजीत डोभाल। इस बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, वो भी पहले पुलिस अधिकारी के तौर पर जिन्हें यह सैन्य वीरता पुरस्कार मिला। हवाई जहाजों के अपहरण की बात करें तो 1971 से 1999 के बीच हुई सभी 15 इंडियन एयरलाइंस की हाईजैक घटनाओं को निपटाने में डोभाल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। Taliban's influence, the Indian government faced an agonizing dilemma. With the clock ticking and lives hanging in the balance, they were forced into a corner. After 6 days of intense negotiations, the decision was made. अजीत डोभाल जी ने 90 के दशक में कश्मीर में भी काम किया है, जब वहां उग्रवाद अपने चरम पर था। उन्होंने कई खूंखार आतंकवादियों जैसे कुका पर्रे को सरेंडर करने और शांति के लिए काम करने के लिए मना लिया। ये वही कुका पर्रे थे जिन्होंने बाद में भारत समर्थक मिलिशिया बनाई और विधायक भी बने। डोभाल जी की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ और बातचीत की क्षमता ने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। उन्होंने मिजोरम में भी 1-2 दशक पुराने उग्रवादी समूह मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में घुसपैठ की थी। उन्होंने अंदर से इस आंदोलन को इतना कमजोर कर दिया कि आखिर में उसके नेता लाल डेंगा को बातचीत के टेबल पर आना ही पड़ा। 1986 की मिजो शांति समझौते में डोभाल जी की अहम भूमिका थी, जिसने 20 साल की हिंसा को खत्म कर दिया। रिटायर होने के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ। 2005 में आईबी डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी वीआईएफ की स्थापना की। ये एक ऐसा थिंक टैंक बना जिसने भारत की सुरक्षा के लिए एक बोल्डर ऑफेंसिव अप्रोच की नींव रखी, जिसे बाद में डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाने लगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। उनके 2019 और 2024 में हुए पुनर्नियुक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला एनएसए बना दिया है। डोभाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पुरानी नीति को ऑफेंसिव डिफेंस के एक प्रोएक्टिव पोस्चर में बदलना है। You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars and chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outward. 2014 में उन्होंने एक भाषण में क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स के खिलाफ 3 संभावित स्टांसेस बताए थे: डिफेंसिव,
डिफेंसिव ऑफेंस और ऑफेंसिव। अजीत डोभाल जी ने डिफेंसिव ऑफेंस मॉडल की वकालत की, जिसका लक्ष्य विदेशी धरती पर मौजूद आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसीजन मेकर्स को निशाना बनाना था। लक्ष्य साफ था, पाकिस्तान जैसे देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक अनअफोर्डेबल कॉस्ट लगाना। याद कीजिए, अजीत डोभाल जी ने एक बार पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा था, आप एक मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान को भी खो दोगे। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। डोभाल जी के एनएसए बनने के बाद भारत ने कई ऐतिहासिक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 2020 में म्यांमार से आतंकवादियों का हैंडओवर भी एक पहली तरह का ऑपरेशन था। म्यांमार की सेना ने भारत को 22 वांटेड इंसर्जेंट सौंप दिए। भारत के क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स के नीति के पीछे ही डोभाल जी ही स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट है। 2015 मणिपुर में हुए हमले के जवाब में भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने म्यांमार में घुसकर NSCN के आतंकवादियों को खत्म कर दिया। यह डोभाल डॉक्ट्रिन का पहला प्रदर्शन था। 2016 उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड पर पब्लिकली एक्नॉलेज सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 पुलवामा आत्मघाती बमबारी के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया। डोभाल जी के मेटिकुलस प्लानिंग की बदौलत ही इसका एग्जीक्यूशन बड़े पैमाने पर हिंसा के बिना किया गया। लेकिन डोभाल डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा और शायद सबसे चिलिंग प्रभाव भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों पर देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों में भारत के दुश्मनों पर एक अजीब सी आफत आन पड़ी है। पाकिस्तान के अननोन गनमैन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मुखिया, बैंकूर में सिख मंदिर के बाहर 2 बंदूकधारियों ने उसे मार दिया। सलीम रहमानी, भारत के हमलों के लिए हथियार प्रशिक्षण और हथियार सप्लाई करने वाला, जनवरी 2022 में पाकिस्तान में मारा गया। मिस्त्री जहूर इब्राहिम, IC-814 हाईजैक का एक मुख्य अपहरणकर्ता, 1 मार्च 2022 को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। शाहिद लतीफ, 2016 पठानकोट आतंकी हमले का मुख्य कॉन्स्पिरेटर, पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। बशीर अहमद पीर, हिजबुल का मुख्य लॉन्चिंग कमांडर, रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, थांगरी आतंकी हमले का मुख्य कॉन्स्पिरेटर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर, IC-814 हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड, किसने मारा? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमलों में मारा गया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये अजीत डोभाल जी की अनअफोर्डेबल कॉस्ट डॉक्ट्रिन का ही नतीजा है। अगर हम यूपीए और इंडिया सरकार की आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अप्रोच की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। यूपीए के कार्यकाल में 26/11 जैसे हमलों के बाद नेट ग्रिड जैसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कागजों पर ही रह गए। इसके बिल्कुल उल्टा इंडिया सरकार ने NIA एक्ट में 2019 में संशोधन करके NIA को सशक्त बनाया, जिससे उसकी शक्तियों का दायरा बढ़ गया। अब NIA को फॉरेन सॉइल पर भी काम करने की शक्ति दी गई है। 26/11 के बाद यूपीए ने मिलिट्री एक्शन के खिलाफ फैसला किया और सिर्फ बयानबाजी में उलझे रहे। वहीं एनडीए ने भारत की सैन्य शक्ति को अपनाया। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं था, बल्कि दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भी था। और रही सबसे बड़ी बात, डेटा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। 2004 से 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में सिविलियन कैजुअलिटीज 1769 थी। वही 2014 से 24 के बीच यह घटकर 353 रह गई, यानी 80% की गिरावट। कुल आतंकवादी घटनाएं भी 2004 से 14 के बीच 7217 से घटकर 2263 रह गई। अजीत डोभाल ने भारत को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना दिया है। वो सिर्फ दुश्मनों को जवाब नहीं देते, बल्कि उन्हें उनकी औकात भी याद दिलाते हैं। तो फाइनली अजीत डोभाल सिर्फ एक NSA नहीं है, वो भारत की बदलती पहचान है, एक मॉडर्न चाणक्य है। उन्होंने भारत को एक ऐसे देश में बदल दिया है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा को ऐसे ही मजबूत बनाकर रख पाएंगे? क्या आपको लगता है कि भारत के पास डोभाल जैसा कोई और नेता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को इस स्तर पर संभाल सके? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे मॉडर्न चाणक्य के बारे में और भी लोग जान सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं शशांक, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।